हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा कैलकुलेटरी टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने रिएक्टेंट चाहिए होता है। इन चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है ये हमारे पास एक कैलकुलेटरी मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू जो है हम ये मालूम कर सकते हैं कि गिवन amount of reactant वो कितनी amount of product वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि for the given amount of product किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चाहिए होता है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को भी हम किस कैलकुलेटरी मेथड के थ्रू मालूम कर सकते हैं? स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आपने ज़हन में रखना है कि स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन एक ऐसा मेथड होता है कैलकुलेशन का कि जिसके थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसी तरह फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें कितना रिएक्टेंट चाहिए होता है। इन दोनों की कैलकुलेशन के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रिंसिपल्स के बारे में, इसके रूल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि जिस रिएक्शन की आप स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहते हो वो एक कंप्लीट रिएक्शन होना चाहिए। यानी उस रिएक्शन के अंदर सारे का सारा रिएक्टेंट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। और स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है ऑन कंप्लीट रिएक्शंस। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन कंप्लीट रिएक्शन, यानी ये सिर्फ कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। और कंप्लीट रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सारे का सारा रिएक्टेंट किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यानी अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन, और इस कंप्लीट रिएक्शन के ऊपर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल होता है, यानी इसके ऊपर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा रूल इसका क्या है? दूसरा रूल इसका ये है कि जिस रिएक्शन की आप स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करना चाहते हो वो रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए। यानी अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है तो उस रिएक्शन के ऊपर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि हम ना तो मैटर बना सकते हैं ना तो मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है? Matter can neither be created nor it could be destroyed। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि ना तो हम मैटर बना सकते हैं ना तो हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि
एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टोटल मास इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मासेस इक्वल हैं, इट मीन्स कि वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का दूसरा पॉइंट क्या है कि रिएक्टेंट की टोटल मास वो प्रोडक्ट की टोटल मास के बराबर होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टोटल मास इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन वो बराबर है, देन वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और जो भी रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है उसके ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। इसी तरह आप आते हैं इसके थर्ड रूल की तरफ। इसका थर्ड रूल ये है कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन उन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। जो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो करें, उन रिएक्शंस के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स की रेशियो हमेशा सेम होते हैं, चाहे वो कंपाउंड किसी भी प्रोसेस के थ्रू बनाया गया हो, किसी भी चीज़ के थ्रू बनाया गया हो। अगर कोई कंपाउंड हमेशा वो सेम एलिमेंट विद द सेम रेशियो रखता है, चाहे वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू बन जाए, चाहे वो किसी भी सोर्स के थ्रू बन जाए, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड, वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है कि अगर कोई भी कंपाउंड हमेशा वो सेम एलिमेंट रखता है, अगर कोई कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट रखता है और उसमें एलिमेंट की हमेशा सेम रेशियो है, अगर कोई कंपाउंड सेम एलिमेंट विद द सेम रेशियो रखता है, अगर चाहे वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू बने, चाहे वो किसी भी चीज़ से बने, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड या वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इन केस अगर कोई रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड बन रहा हो और वो कंपाउंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो करता हो, देन उस केस में जो है उस रिएक्शन के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पानी की अगर हम बात करें, पानी हमारे पास एक कंपाउंड है। पानी को आप जिस भी प्रोसेस के थ्रू बनाए, जिस चीज़ के थ्रू भी बनाए, पानी के अंदर हमेशा दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और हमेशा इन दोनों एलिमेंट की रेशियो भी सेम होती है विदाउट द इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कि वो किस चीज़ से बना है और किस प्रोसेस से बना है। ठीक है, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन की मोल हमेशा 2 होते हैं और ऑक्सीजन की मोल हमेशा 1 होती है। तो वाटर जिस भी प्रोसेस से बना हो, जिस चीज़ से भी बना हो, उसके अंदर हमेशा यही 2 एलिमेंट होते हैं और इसी रेशो के साथ होता है। तो पानी चाहे वो किसी भी प्रोसेस या किसी भी सोर्स से बने, चूँकि वो हमेशा सेम एलिमेंट विद द सेम रेशो रखता है, तो हम कहेंगे कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू पानी बनता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है और उस प्रोसेस के ऊपर, उस रिएक्शन के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेसिकली 3 रूल्स को फॉलो करता है। इसका पहला रूल ये है कि रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। और इसका दूसरा रूल ये है कि रिएक्शन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए, यानी एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टोटल मास वो इक्वल होनी चाहिए। और तीसरा रूल इसका ये था कि अगर किसी रिएक्शन के थ्रू कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट विद द सेम रेशो होनी चाहिए। ये थी आज की लेक्चर जिसमें हमने जो है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस की। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।